Hello everyone, I welcome you all in this lecture series on conventional topics of environment and ecology for UPSC and for state PSC examinations. तो इससे पहले की जो वीडियोस है उसमें हम सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, भारत स्टेज नॉर्म्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, ये सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। तो इन सभी वीडियोस का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके ये वीडियो देख सकते हैं। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोजेक्ट टाइगर के बाद हम देखेंगे टाइगर रिजर्व्स, फिर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, फिर उसके बाद वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो और फिर स्केड्यूल्स देखेंगे एंड फाइनली वर्मिन्स। तो प्रोजेक्ट टाइगर, इंदिरा गांधी जब स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से आई उसके बाद इंडिया के अंदर बहुत सारे लॉज जो हैं पास किए गए और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट उनमें से एक था। फिर 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर। तो प्रोजेक्ट टाइगर 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी शेयर नहीं है। फिर प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स को फॉर इन सीटू कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स। इन सीटू कंजर्वेशन मीन्स प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर इन देयर हैबिटेट। फिर प्रोजेक्ट टाइगर असेसेस द स्टेटस ऑफ टाइगर कंजर्वेशन एवरी 5 ईयर। तो प्रोजेक्ट टाइगर का यही काम है कि स्टेटस जो है टाइगर कंजर्वेशन का उसको असेस करती है हर 5 साल में। एंड प्रोजेक्ट टाइगर असिस्ट द स्टेट्स इन एम स्ट्राइप्स प्रोग्राम। एम स्ट्राइप्स प्रोग्राम बेसिकली इसके अंदर टाइगर्स की मूवमेंट को मॉनिटर करते हैं ताकि उनको हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकें। तो सोल पर्पज़ यही है, इट इज़ द प्रोटेक्शन ओरिएंटेड मॉनिटरिंग ऑफ टाइगर्स, और उसका नाम है एम स्ट्राइप्स। फिर 2006 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को अमेंड किया गया और अमेंड करने के बाद में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को एस्टैब्लिश किया गया और जितनी भी सारी पावर्स हैं, सुपरवाइजरी पावर्स, वो NTCA को ट्रांसफ़र कर दी गई। जो डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर है वो सीधा सीधा NTCA के नीचे आ गया। ओवरऑल सुपरवाइजरी पावर्स अब NTCA के पास में हैं। तो टाइगर रिजर्व्स हमारी एस्टैब्लिश की गई हैं एक कोर बफर स्ट्रेटजी पे। एक कोर एरिया होगा और उस कोर एरिया को लीगल स्टेटस होगा नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। फिर एक बफर एरिया है, बफर एरिया के अंदर जो मैन और एनिमल है दे कैन कोएग्जिस्ट, और साथ में कुछ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ या बाकी एक्टिविटीज़ भी वहाँ पे हो सकती हैं। तो प्रोजेक्ट टाइगर का ये काफ़ी सक्सेसफुल एक प्रोग्राम रहा है। 2010 में टाइगर्स की पॉपुलेशन थी 1706 और वो बढ़कर हो गई 2226 2014 में। ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल डाटा है। तो प्रोजेक्ट टाइगर काफ़ी सक्सेसफुल ये प्रोग्राम रहा है। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं टाइगर रिजर्व्स को कौन एस्टैब्लिश करता है। तो चैप्टर 4 के अंदर हमने बात की थी प्रोटेक्टेड एरियाज़ की। चैप्टर 4 में हमने पढ़े थे नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कंजर्वेशन रिजर्व्स, कम्युनिटी रिजर्व्स। चैप्टर 4A के अंदर, इसके अंदर है हमारी सेंट्रल जू अथॉरिटी। और सेंट्रल जू अथॉरिटी जितने भी जू ऑपरेट कर रही हैं इंडिया के अंदर उन सबको लाइसेंस प्रोवाइड करती है। सेक्शन 4B के अंदर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एस्टैब्लिश होती है और सेक्शन 4C में वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है और ये सारे ही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर बने हैं। अब बात करते हैं टाइगर रिजर्व्स की। तो टाइगर रिजर्व्स भी अंडर चैप्टर 4B, जिसके अंदर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बनी है, उसी चैप्टर के अंदर सेक्शन 38V में स्टेट गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी डिक्लेयर करती है टाइगर रिजर्व्स बाय नोटिफिकेशन। तो टाइगर रिजर्व एस्टैब्लिश होती हैं थ्रू नोटिफिकेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अब इन टाइगर रिजर्व्स को मैनेज करने के लिए स्टेट एक टाइगर कंजर्वेशन प्लान बनाती है, बेसिकली फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर्स। और टाइगर कंजर्वेशन प्लान जब भी कोई स्टेट गवर्नमेंट प्रिपेयर करेगी तो उसको ये ध्यान में रखना होगा कि एग्रीकल्चरल लाइवलीहुड या फिर डेवलपमेंटल नीड्स जो हैं ट्राइब्स की, जो उस एरिया के अंदर रह रहे हैं, वो बिल्कुल भी इम्पैक्ट ना हो। तो जब भी टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करेंगे या टाइगर कंजर्वेशन प्लान को बनाएंगे तो ये ध्यान में ज़रूर रखा जाएगा कि जो ट्राइब्स वहाँ पे रह रही हैं उनके राइट्स इम्पैक्ट नहीं होने चाहिए। तो टाइगर रिजर्व्स के अंदर मैंने पहले जैसे बताया था एक कोर एरिया होता है और एक बफर एरिया।
कोर एरिया को स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है आफ्टर कंसल्टिंग एन एक्सपर्ट कमेटी, और जो बफर जोन है, बफर जोन को डिक्लेयर करती है आफ्टर कंसल्टिंग द एक्सपर्ट कमेटी एंड द ग्राम सभा। क्योंकि बफर एरिया के अंदर जो जितने भी लोग वहाँ पे रहते हैं उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है और ह्यूमन एक्टिविटी वहाँ पे अलाउड है, इसलिए यहाँ पे ग्राम सभा को भी कंसल्ट किया जाता है। तो जो कोर एरिया है, कोर एरिया बेसिकली वो होती है टाइगर हैबिटेट इन नेशनल पार्क और इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या उससे अलग भी। अब एक ही कंडीशन है कोर और बफर डिक्लेयर करने की कि कोर एरिया और बफर एरिया जब डिक्लेयर करेंगे टाइगर रिजर्व के अंदर, तो जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं एंड फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनके राइट्स कैसे भी इम्पैक्ट नहीं होने चाहिए। हमने पहले देखा नेशनल पार्क के केस में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के केस में शेड्यूल्ड ट्राइब्स को इतने राइट्स नहीं थे जितनी प्रोटेक्शन टाइगर रिजर्व्स के अंदर इनको प्रोवाइडेड है। तो सबसे ज़्यादा रोल अगर शेड्यूल्ड ट्राइब्स का कहीं पे है तो वो टाइगर रिजर्व्स के अंदर है। और कोर एरियाज बेसिकली ये हमारे टाइगर इनवायोलेट एरियाज होते हैं, यानी कि वो एरिया जहाँ पे टाइगर की हैबिटेट को किसी भी तरीके से मॉडिफाई नहीं कर सकते। अगर हम किसी एरिया को टाइगर इनवायोलेट एरिया डिक्लेयर कर रहे हैं या कोर एरिया डिक्लेयर कर रहे हैं तो हमको ध्यान में रखना होगा कि किसी भी ट्राइब की, शेड्यूल्ड ट्राइब या फिर फॉरेस्ट ड्वेलर को रीसेटल या फिर ट्रांसलोकेट ना किया जाए। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर आप टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर रहे हैं तो वहाँ पे रहने वाली ट्राइब्स को आप वहाँ से ट्रांसलोकेट कर देंगे या उनको रीसेटल कर देंगे। उनको रीसेटल करने की कुछ कंडीशंस हैं, कुछ शर्तें हैं, और वो शर्त ये है कि वो रिलोकेशन या रीसेटलमेंट वॉलंटरी होना चाहिए, यानी कि उसमें रजामंदी होनी चाहिए शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, और वो रिलोकेशन म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर होना चाहिए, और साथ में ग्राम सभा की भी इसमें अनुमति हो। तो उस केस में हम उनको रीसेटल कर सकते हैं, ट्रांसलोकेट कर सकते हैं, और उसके बाद टाइगर रिजर्व एस्टैब्लिश होंगी। इसके साथ में अगर कोई एक्सपर्ट कमेटी ये बोल देती है कि इस एरिया के अंदर मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट अनअवॉइडेबल है और यहाँ पे रहने वाले ट्राइब्स जो हैं वो टाइगर की हैबिटेट को नुकसान पहुँचा सकते हैं, अगर ये एस्टैब्लिश होता है थ्रू फैक्ट्स, थ्रू साइंटिफिक रिसर्च, तो उस केस में भी रीसेटलमेंट या ट्रांसलोकेशन हो सकती है। लेकिन एक साइंटिफिक कमेटी को एस्टैब्लिश करना होगा कि यहाँ पे रहने वाले ट्राइब्स टाइगर हैबिटेट के लिए हार्मफुल हैं। तो अब बात करते हैं क्या जो टाइगर रिजर्व्स हैं, टाइगर रिजर्व्स की बाउंड्रीज हम चेंज कर सकते हैं। तो टाइगर रिजर्व की बाउंड्रीज बिल्कुल चेंज हो सकती हैं और टाइगर रिजर्व्स को डी नोटिफाई भी किया जा सकता है। हमने देखा था कि नेशनल पार्क के केस में या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के केस में उनको डी नोटिफाई नहीं किया जा सकता, उनकी बाउंड्रीज चेंज होती थी, लेकिन उसके लिए रिकमेंडेशन की ज़रूरत थी नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की। अब टाइगर रिजर्व के केस में अगर उसकी बाउंड्री हमें ऑल्टर करनी है तो यहाँ पे NTCA प्लस नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, इन दोनों की यहाँ पे रिकमेंडेशन की ज़रूरत है और दोनों का अप्रूवल यहाँ पे चाहिएगा। लेकिन अगर टाइगर रिजर्व को डी नोटिफाई कर रहे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट डी नोटिफाई कर सकती है प्रोवाइडेड वो पब्लिक इंटरेस्ट में हो, प्लस NTCA और नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ इन दोनों का अप्रूवल मिल जाए। तो टाइगर रिजर्व्स की बाउंड्रीज भी चेंज हो सकती हैं, उसके लिए परमिशन चाहिए NTCA और नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की, और साथ में टाइगर रिजर्व्स को डी नोटिफाई भी किया जा सकता है इन पब्लिक इंटरेस्ट, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को उसमें परमिशन NTCA और नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ दोनों की लेनी होगी। तो अब इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। चैप्टर 4B में ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अंडर सेक्शन 38L सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करती है NTCA, और वर्ड वहाँ पे यूज है दी सेंट्रल गवर्नमेंट शैल कॉन्स्टिट्यूट नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट NTCA एस्टेब्लिश करने के लिए बाध्य है। अब बात करते हैं जो NTCA का चेयरमैन है वो होगा एनवायरनमेंट मिनिस्टर, और वाइस चेयरमैन इसके होंगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट मिनिस्टर एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हो गए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के। साथ में 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी NTCA के मेंबर होंगे, उनमें से 2 मेंबर इलेक्ट होके आएंगे लोकसभा से और 1 मेंबर इलेक्ट होके आएंगे
राज्यसभा से, और जो सेक्रेटरी ऑफ द एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री हैं वो भी NTCA के मेंबर होंगे। और जो सबसे पहले लेक्चर में हमने बात की थी कि डायरेक्टर फॉर वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन, वो भी NTCA के पार्ट हैं। तो इसके ओवरऑल लगभग कुछ 27 मेंबर्स हैं। सारे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक पता होना चाहिए कि चेयरमैन एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं और वाइस चेयरमैन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरनमेंट हैं। अब बाकी NTCA का फंक्शन क्या है। NTCA 2006 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का अमेंडमेंट हुआ था और तब NTCA एस्टैब्लिश हुई। तो NTCA का बेसिकली फंक्शन है कि इट अप्रूव्स द टाइगर कंजर्वेशन प्लान ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो जो टाइगर कंजर्वेशन प्लान की अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, उसको अप्रूव करती है NTCA, और साथ में प्रोवाइड करती है साइंटिफिक सपोर्ट, लीगल सपोर्ट और IT सपोर्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट। NTCA इवेलुएट करती है जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जो भी टाइगर रिजर्व एरिया के अंदर हो रहे हैं या फिर बफर एरिया में हो रहे हैं, तो उन सारे प्रोजेक्ट का असेसमेंट करती है, इवेलुएट करती है, इंक्लूडिंग माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स। और साथ में जो अनसस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स हैं उनको NTCA डिसअलाउ भी कर सकती है। जो भी टूरिज्म के स्टैंडर्ड्स हैं इन द टाइगर रिजर्व्स, वो सारे के सारे रेगुलेट करती है NTCA। और साथ में जो प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट टाइगर को टाइम टू टाइम गाइडलाइंस भी प्रोवाइड करती है NTCA। तो NTCA बेसिकली टाइगर कंजर्वेशन के केस में सबसे बड़ी अथॉरिटी इंडिया के अंदर NTCA हो गई। NTCA कैन इशू डायरेक्शन टू एनी पर्सन, अथॉरिटी और ऑफिस विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और वो पर्सन, ऑफिस या अथॉरिटी वो बाध्य है उस ऑर्डर को मानने के लिए। ऐसी डायरेक्शंस के साथ कॉम्प्लाई करना पड़ेगा उस ऑफिस को, अथॉरिटी को या किसी भी इंडिविजुअल को। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि ये डायरेक्शंस दे कैन नॉट इंटरफियर विद राइट्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यानी कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके राइट्स इससे हैम्पर नहीं होने चाहिए, ये यहाँ पे कंडीशन है। बाकी कोई भी पर्सन, अथॉरिटी या जो भी ऑफिस है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, उसको NTCA की डायरेक्शंस माननी ही होंगी। अब NTCA गाइडलाइंस प्रिपेयर करती है फॉर द एस्टिमेशन ऑफ टाइगर पॉपुलेशन, या फिर जो टाइगर की हैबिटेट हैं उनके सर्वे को भी कंडक्ट NTCA ही कराती है अपने सुपरविजन में। और जो डिजीज़ सर्वे हैं या मोर्टेलिटी सर्वे, उन सबको NTCA कंडक्ट कराएगी। पॉपुलेशन ऑफ प्रे हैं, जो भी टाइगर जिन भी जानवरों का शिकार करता है उन सब का जो पॉपुलेशन एस्टिमेशन है वो काम भी NTCA का है। और जो को प्रीडेटर्स हैं, को प्रीडेटर जैसे वुल्फ हो गए या फिर दूसरे जो भी छोटे प्रीडेटर हो गए, जैसे तेंदुआ हो गया, उन सब की पॉपुलेशन एस्टिमेशन का काम भी NTCA का है। क्योंकि ओवरऑल जो इकोसिस्टम है उसकी हेल्थ के लिए वहाँ पे प्रे पॉपुलेशन भी पूरी बराबर होनी चाहिए और को प्रेडेटर की पॉपुलेशन भी वहाँ पे एकदम सही होनी चाहिए, तभी पूरा इकोसिस्टम स्टेबलाइज रह सकता है। तो इसलिए फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ ओवरऑल इकोसिस्टम यहाँ पे को प्रेडेटर्स की पॉपुलेशन भी एस्टिमेट करी जाती है, साथ में जो भी जितने प्रे हैं उनकी पॉपुलेशन भी एस्टिमेट करी जाती है। अब NTCA का जो ऑडिट है वो CAG को सौंपा गया है, ये एक्ट में ही दिया हुआ है कि NTCA का ऑडिट CAG करेगा। और एनुअल रिपोर्ट जो NTCA है वो अपनी सबमिट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको पार्लियामेंट में सबमिट करती है। पार्लियामेंट में टेबल करना सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। अब एक टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी फंड भी एक्ट ने एस्टैब्लिश किया है। इस एक्ट के इस फंड के अंदर जितने भी लोन्स हैं या जो भी मनी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे प्रोवाइड करती है थ्रू बजटरी एलोकेशन से। इसके अंदर फंड्स आते हैं, लोन्स आते हैं, और इसी फंड का यूटिलाइजेशन करके जो भी मेंबर्स हैं NTCA के या जो ऑफिसर्स हैं, जो भी स्टाफ हायर किया हुआ है, उन सब की सैलरीज टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी फंड से ही जाएगी। और जो भी इनकी मीटिंग कंडक्ट हो रही है उसमें जो भी खर्चा आ रहा है, जो भी प्लान वगैरह बन रहे हैं, वो सारा खर्चा टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी फंड से ही होगा। तो एक पूरा फाइनेंशियल मैकेनिज्म भी एक्ट में ही बना दिया गया। तो ये था पूरा टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में। अब हम डिस्कस करने वाले हैं वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो को, जो भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर चैप्टर 4C के अंदर एस्टेब्लिश होता है। अब बात करते हैं वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट
चैप्टर 4C के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन एस्टैब्लिश करती है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो को, और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के जो चेयरमैन हैं वो होते हैं डायरेक्टर फॉर वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन। डायरेक्टर फॉर वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन NTCA के मेंबर हैं, लेकिन वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के वो चेयरमैन हैं। साथ में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रैंक के एक ऑफिसर एडिशनल डायरेक्टर होंगे वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो में, और डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल जॉइंट डायरेक्टर की पोस्ट पे होंगे, और भी इसके कई सारे मेंबर हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है डायरेक्टर फॉर वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के चेयरमैन हैं। अब बात करते हैं फंक्शंस की वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के। तो जितने भी ऑर्गेनाइज्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम्स हैं उन सब से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डेटा है, उसको कलेक्ट करने का, कोलेट करने का काम वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का है। एक डेटाबेस ही मेंटेन करके रखते हैं, डेटाबेस ऑन दी वाइल्ड लाइफ क्राइम, एक डेटा बैंक है, और इस सारी इंफॉर्मेशन को ये डिसेमिनेट करते हैं टू दी स्टेट एंड अदर स्टेट एनफोर्समेंट एजेंसीज। पुलिस हो गई या CBI, उन सभी को इन्फॉर्मेशन इसी डेटा बैंक से मिलती है, और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, कोलेट करना, ये काम है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का। और जितने भी इंडिया के इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं अंडर द इंटरनेशनल कन्वेंशंस लाइक साइट्स या ट्रैफिक, तो उन सब की इम्प्लीमेंटेशन का काम वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का जाता है। जो भी हमारे ऑब्लिगेशन हैं इंटरनेशनल कन्वेंशंस के अंदर, उन सब का इम्प्लीमेंटेशन का काम है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का। और जितनी भी फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस या फॉरेन अथॉरिटीज़ हैं उनकी हेल्प करना इन मैटर्स रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ क्राइम, वो भी WCCB का काम है। और साथ में ये ब्यूरो एडवाइज करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन मैटर्स रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ क्राइम, या फिर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग अ डेटा बैंक, वो सारा काम वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का है। तो जो एपेक्स वाइल्ड लाइफ रिलेटेड क्राइम बॉडी है वो WCCB है। जो ऑपरेशन सेव कुरमा लास्ट ईयर न्यूज़ में भी था, उसमें WCCB को अवार्ड मिला था, क्योंकि उसमें टर्टल की प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने काफ़ी अच्छा रोल था WCCB का, इसलिए इनको अवार्ड भी मिला था। अब सेक्शन 61 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दी गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्केड्यूल्स को, जो स्केड्यूल्स हैं 1 to 6, उनको अमेंड कर सकती है। अमेंड बाय वे ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी नए एनिमल की एंट्री कर सकती है किसी भी स्केड्यूल में, या फिर किसी एंट्री को डिलीट भी कर सकती है, या फिर एक स्केड्यूल से किसी एक एनिमल को ट्रांसफ़र कर सकती है किसी दूसरे स्केड्यूल में, या किसी स्केड्यूल के एक पार्ट से एनिमल को उठा के उस स्केड्यूल के दूसरे पार्ट में ट्रांसफ़र कर सकती है। तो अंडर सेक्शन 61 यहाँ पे हमने बात की है अमेंडमेंट ऑफ द स्केड्यूल्स की। इसको कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन। अब अंडर सेक्शन 62, सेक्शन 62 में सेंट्रल गवर्नमेंट वर्मिन डिक्लेयर करती है, और वर्मिन सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी एनिमल को डिक्लेयर कर सकती है, और सिर्फ एक ही कंडीशन है कि स्केड्यूल 1 के एनिमल को डिक्लेयर नहीं कर सकते, पार्ट फर्स्ट ऑफ सेकंड स्केड्यूल। तो स्केड्यूल 1 और पार्ट फर्स्ट ऑफ सेकंड स्केड्यूल, उन एनिमल्स को वर्मिन डिक्लेयर नहीं करा जा सकता। बाकी किसी भी वाइल्ड एनिमल को सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन वर्मिन डिक्लेयर कर सकती है फॉर अ गिवन एरिया। ऐसा नहीं है कि थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया वो एनिमल वर्मिन हो जाएगा, सिर्फ एक स्पेसिफाइड एरिया के लिए जो नोटिफिकेशन में मेंशन होगा, और साथ में एक टाइम पीरियड के लिए टाइम फ्रेम भी स्पेसिफाइड होगा नोटिफिकेशन के अंदर कि इस टाइम के लिए ये एनिमल जो है वर्मिन डिक्लेयर है। तो एरिया और टाइम स्पेसिफिक है ये, और नोटिफिकेशन में जैसे ही नोटिफिकेशन पास होगा तो अलग से जो स्केड्यूल्स हैं उनको अमेंड नहीं करेंगे, ये नोटिफिकेशन निकलते ही वो एनिमल डीम्ड टू बी वर्मिन होगा। So this is for it for today's lecture. We'll meet again in the next lecture with some other topic. Feel free to provide your valuable feedback in the comments section. Thank you. Have a nice day.